नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर किसानों ने किया कार्यक्रम। शंभू बॉर्डर पहुंचे विनेश फोगाट को किया सम्मानित। किसानों के हक में बोले, ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं। एचएसएससी छात्रों को बड़ा झटका। सरकारी भर्तियों के रिजल्ट पर रोक। सीईटी परीक्षा की नई तारीख घोषित। सुनीता केजरीवाल मनीष सिसोदिया का कल हरियाणा दौरा। बाडड़ा में कल सुनीता केजरीवाल करेंगी जनसभा। भगवंत मान कल पानीपत में व्यापारियों से होंगे मुखातिब। आप प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। पहलवान विनेश फोगाट को आज पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर सम्मानित किया गया। यहां किसान आंदोलन 2 के 200 दिन पूरे होने पर किसानों ने कार्यक्रम रखा था। इस मौके पर विनेश ने कहा कि आज आपको यहां बैठे 200 दिन हो गए हैं, लेकिन जोश पहले दिन जैसा है। आपकी बेटी आपके साथ है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार को कहती हूं कि देश के लोग हक को आवाज उठाते हैं तो हर बार यह पॉलिटिकल नहीं होता, इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। वहीं इसके बाद पहलवान विनेश फोगाट खनौरी बॉर्डर पहुंचे। बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को दिल्ली कूच करने से रोके जाने के बाद से किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारी अन्य प्रमुख मुद्दों के अलावा सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। वहीं आज किसान आंदोलन को 200 दिन पूरे होने पर बॉर्डर पर हजारों की तादाद में जमा हुए किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के मुताबिक 3 अक्टूबर को पूरे देश में 2 घंटे के लिए रेल रोकेंगे। 15 सितंबर को जींद में महारैली होगी और 22 सितंबर को पिपली में महारैली की जाएगी। दुख होता है देख के, सभी देश के नागरिक हैं और किसान ही है तो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। आपको लगता है कि 200 दिन जैसे पूरे हो गए, लगातार किसान मांग कर रहे हैं, अपनी मांगों की बात कर रहे हैं, अभी तक इनकी मांगों को सुना भी नहीं गया, गौर भी नहीं किया। वही बहुत दुख की बात है। वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं, अभी भी बैठे हैं। लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला झुका तो है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। हमारे परिवार को लड़ना आ गया है। शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी। तो बस वही है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि एचएसएससी में ग्रुप सी और डी के 5 ग्रुपों की भर्ती परीक्षा का परिणाम चुनाव आयोग के आदेश पर निर्भर करेगा। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान हिम्मत सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया मुकम्मल होने तक परीक्षा परिणाम घोषित न किए जाएं। उन्होंने कहा कि 24,800 के करीब पोस्ट के एग्जाम हो चुके हैं। आयोग रिजल्ट देने के लिए तैयार है। अगर उन्हें अनुमति दी जाती है तो वे रिजल्ट घोषित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रिजल्ट चुनाव आयोग पर निर्भर हैं। फिलहाल आचार संहिता के चलते हुए रिजल्ट जारी नहीं होगा, जबकि बाकी की भर्ती के लिए जो परीक्षाएं हैं वह पहले से ही तय शेड्यूल के अनुसार होंगी। वहीं हिम्मत सिंह ने बताया कि सीईटी की परीक्षा अक्टूबर से दिसंबर के बीच हो सकती है। 2022 के बाद अब तक सीईटी की परीक्षा नहीं हुई। अब परीक्षा इस साल 2 अक्टूबर से दिसंबर के बीच हो सकती है। जैसा कि आप सब लोगों को रात को मैसेज गया है, उसमें विषय हमारा डिसाइडेड नहीं था और विषय मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारे जो अभी चल रहे हैं, जिसमें कुछ एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ एग्ज़ाम्स अभी पेंडिंग है। टेंटेटिव शेड्यूल हमारा ऑलरेडी वेबसाइट पे है।
तो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमें कंप्लेंट रिसीव होती है। उसमें ये बोला जाता है कि आप लोग ने ये जो एडवर्टीजमेंट की है वो इलेक्शन कमीशन का एमसीसी जिस दिन डिक्लेयर किया है उस दिन ये हुई है। उसका हमने क्लैरिफिकेशन भेज दिया था, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में जो हमें लेटर आया है उसमें ये मेंशन था इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट पे जो 6100 समथिंग टोटल पोस्ट की थी कि इसका फाइनल रिजल्ट आप नहीं डिक्लेयर करेंगे। उसके 2 दिन बाद हमें फिर 2 रिप्रेजेंटेशन रिसीव होती हैं कैंडिडेट्स की तरफ से थ्रू इलेक्शन कमीशन और थ्रू चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, जिसमें एक कैंडिडेट्स ऑफ ग्रुप कहते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, दूसरे कहते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। तो हम दोनों रिप्रेजेंटेशन का रेस्पॉन्स हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भेज दिया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का वो हमने रेस्पॉन्स हमारा चला गया। कल जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोगों ने फाइनल किया तब तक इलेक्शन कमीशन का हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आया था। वो हमें सुबह, कल की डेट का है, लेकिन आज हमें सुबह 9 o'clock के आसपास वो हमें रिस्पॉन्स भी रिसीव हो गया। हम लोगों ने प्लान इसलिए किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, हमारे पास बच्चों के बहुत ज़्यादा ईमेल्स, लेटर्स और सोशल मीडिया पे कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बच्चे पूछ रहे हैं रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, आप आगे एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। तो बहुत सारी एक बच्चों में हाइप क्रिएट हो गई है क्लैरिफिकेशन के लिए। दूसरा ऐसा भी है कि बच्चे कॉल्स भी करते हैं, मोबाइल कॉल्स भी, सभी मेंबर्स को, सेक्रेटरी साहब को, पर्सनली मुझे भी, मतलब पेरेंट्स भी कॉल करने लगे हैं। तो उस क्लैरिफिकेशन में कि हम किस किस कैंडिडेट्स को एक एक को नहीं बता पाएंगे या 10-10, 20-20 कैंडिडेट्स को नहीं बता पाएंगे, तो कमीशन ने डिसाइड किया है कि आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग जो एज ऑन डेट सिचुएशन है वो हम सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर लें और बच्चे अपना पढ़ाई में टाइम लगाएं, ये क्लैरिफिकेशन में ना टाइम लगाएं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने कमर कसी हुई है और इसी के तहत आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई है, जिसके चलते आपके संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया कल हरियाणा दौरे पर आएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बाडरा में कल सुनीता केजरीवाल जनसभा को संबोधित करेंगी। इनके अलावा पंजाब सीएम भगवंत मान कल पानीपत में व्यापारियों से मुखातिब होंगे, जबकि मनीष सिसोदिया बल्लभगढ़ में कल बड़ा रोड शो करेंगे। ये जानकारी आप प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने दी। हरियाणा के करनाल जिले के मधुबन में स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी में दीक्षांत शपथ समारोह का आयोजन हुआ। इसमें 6 पुलिस डीएसपी, 17 एसआई और 681 महिला सिपाही कांस्टेबल कर्तव्यनिष्ठता के साथ शपथ लेकर जनसभा को समर्पित हुए। और बता दें कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक सदानंद बसंत दाते मौजूद रहे। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी वहां मौजूद रहे। पुलिस अकादमी के निदेशक डॉक्टर सीएस राव ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और इस बैच को दिए गए प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। यह अकादमी के निदेशक डॉक्टर सीएस राव ने बताया कि आज की दीक्षांत परेड में 6 पुलिस उप अधीक्षक, 17 उप निरीक्षक और 681 महिला सिपाही सहित 704 प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव में सिरसा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व पंचायत मंत्री और विधायक देवेंद्र सिंह बबली और उनके समर्थकों को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने टिकट देने से इनकार कर दिया है, जबकि देवेंद्र बबली पिछले 2 दिनों से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के निवास पर गए हुए थे। अब बबली के समर्थकों के हाथ मायूसी लगी है। देवेंद्र बबली ने देर रात केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की थी और आज वे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर सकते हैं। देवेंद्र बबली चुनाव के बाद से कांग्रेस नेताओं के संपर्क में थे, जिसके तहत उनके पास कभी कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा तो कभी कुमारी शैलजा से बातचीत चल रही थी। तो बबली समर्थकों की भी कांग्रेस की टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब बबली की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले देवेंद्र बबली मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नजदीकी माने जाते थे और उनके भाजपा को समर्थन देने की अटकलें थी, लेकिन सुभाष बराला के विरोधी होने के चलते बबली के संगठन ने कांग्रेस को समर्थन दिया, जिसका लाभ कांग्रेस को मिला। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा कि ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। भाजपा हर बार चुनाव से पहले एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। यह बात उन्होंने अपने आवास पर मीडिया की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मामले से जुड़ी कंपनियों की करीब 832 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच किए जाने के सवाल के जवाब में कहे। पिछले 10 साल से इन एजेंसियों का विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे सवाल के जवाब में
कुमारी शैलजा ने कहा कि मेरा विधानसभा चुनाव लड़ने का मन अब भी है। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूं, अंतिम फैसला हाईकमान को करना होगा। जो हाईकमान करेगा वही मान्य होगा। सीएम की दावेदारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीएम पद के लिए सभी की दावेदारी है। जब माहौल अच्छा हो तो दावेदार भी बढ़ जाते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों के ऐलान के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी का काम लगातार चल रहा है। 3 या 4 सितंबर को पहली लिस्ट आ सकती है। चरखी दादरी से बड़ी खबर है। यहां पर बीफ खाने के आरोप में एक प्रवासी की पीट कर हत्या कर दी गई। गोरक्ष दल के सदस्यों पर पिटाई का आरोप लगा है। मारपीट में जहां एक युवक की मौत हुई है, वहीं एक अन्य घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 2 नाबालिगों को भी डिटेन किया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना की जानकारी पुलिस को 28 अगस्त को मिली थी और पश्चिम बंगाल के 2 युवक चरखी दादरी में कूड़ा बीनने का काम करते हैं और यहाँ पे ये झुग्गियों में रहते हैं। गोरक्षा दल के सदस्यों को शक था कि शब्बीर खान ने अपने साथी के साथ बीफ पकाकर खाया और इस दौरान 27 अगस्त को भीड़ ने उन्हें घेर लिया और फिर लाठी और डंडों से बुरे तरीके से मारा। इस दौरान पिटाई से शब्बीर खान की मौत हो गई, जबकि साथी घायल हो गया। चरखी दादरी के बाडरा थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए 2 नाबालिगों को भी डिटेन किया है, जबकि 5 अन्य को अरेस्ट किया है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। मामले को लेकर एसपी पूजा वशिष्ठ ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था, लेकिन मीडिया से बातचीत नहीं हो पाई। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने दुसानी गांव के खाद गोदाम में छापा मारा। सूचना मिली थी कि यहां से अवैध खाद फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में सप्लाई किया जा रहा है, पर जब मौके पर पाया तो मामला ही चौंकाने वाला था। बता दें कि गोदाम में यूरिया के नए खाली 1100 कट्टे पाए गए और तकनीकी ग्रेड यूरिया और कृषि यूरिया को इकट्ठा नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कृषि ग्रेड यूरिया पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, जो कि कृषि ग्रेड यूरिया 264 रुपए प्रति मिलता है और जबकि तकनीकी ग्रेड यूरिया 2400 प्रति बैग मिलता है। सीधा प्रति बैग 2136 की बचत होती है और इस तरह से बड़ा मोटा मुनाफा कमाया जा रहा था, जो सीधा सरकार को राजस्व को मोटा चूना भी लगाया जा रहा था। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है। आज सदर थाना एरिया में कृषि विभाग ने एक रेड की थी। कृषि विभाग को कोई सूचना मिली थी कि किसी गोडाउन में, जो दुसानी गांव है हमारा, उसके पास मेन रोड पर एक गोडाउन है जिसके अंदर अवैध रूप से खाद रखी हुई है। कृषि विभाग में एसडीओ साहब ने वहां चेकिंग की थी। चेकिंग के दौरान वहां 870 जो कट्टे थे कृषि में जो प्रयोग होते हैं यूरिया के, वो वहाँ उस गोडाउन में मिले। गोडाउन हालांकि लाइसेंस्ड है, बट जो 870 कट्टे थे उनका कोई बिल वगैरह वहाँ नहीं था कि एज पर बिल वो परचेजिंग उनकी नहीं थी। इसके अलावा करीब 1100 कट्टे वहाँ खाली ऐसे मिले जो यूज़ नहीं किए गए थे और वो टेक्निकल यूरिया के थे, उनके अकॉर्डिंग जो टेक्निकल यूरिया है। और कुछ कट्टे उसमें और अलग थे, जिसमें कुछ नमक के कट्टे थे जिसके ऊपर किसी ब्रांड का नाम लिखा हुआ था नमक का। तो उसी आधार पर कृषि विभाग ने एक लिखित दरखास्त हमें दी है और जिस पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जैसा भी इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।